एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है केस स्टडी नंबर 38, 39, 38, 39 एंड 41। तीन केस स्टडी हम करेंगे और फटाफट से हम इसको समराइज वे में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 38। सबसे पहला केस स्टडी नंबर 38 किस चैप्टर से है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही चैप्टर आईसीए ने इसमें कवर किया है और वो है आईबीसी 2016। सिर्फ इसी के ऊपर के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये केस स्टडी कहता क्या है। सबसे पहला केस स्टडी सबसे पहले इसमें जो है एनटीपीएल, मैं आपको बता देता हूँ समराइज वे में कि हर पैराग्राफ क्या क्या बोलता है। सबसे पहले एनटीपीएल एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके अलावा एक एमईपीएल कंपनी है जो एक्सलेटर्स बनाती है, एलिवेटर्स बनाती है। और एनटीपीएल जो है वो सप्लाई करता है पार्ट्स, कंपोनेंट्स किसको, एमईपीएल को। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ तो ये बताया। सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया कि ये दोनों कंपनी जो है वो लास्ट 15 ईयर्स के से एक साथ काम कर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली एमईपीएल की हालत जो है अब बेकार हो गई है और वो पैसे पे नहीं कर पा रही 1.75 करोड़ टू एनटीपीएल, और एक साल से ज़्यादा हो गया और उसने पैसा पे नहीं किया है। ठीक है, उसका थर्ड पैरा ये कहता है कि एमईपीएल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो लगातार पिछले 6 साल से लॉस में चल रही है और आने वाले समय में भी कोई उम्मीद नहीं है कि उसके साथ कुछ ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एमईपीएल के, वो इस उम्मीद में है, कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करेंगे और उसकी वजह से अगले 6 से 8 महीने में हमारे साथ चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है जी, इसके बाद अगला पैराग्राफ हमसे ये कहता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अपना डिमांड नोटिस भेज दिया है क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ना कन्विंस भी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जो वो बोल रहे हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करेंगे और उसकी वजह से हमारी कंपनी की हालत सुधर जाएगी। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने जो सेक्शन में आईबीसी आप पढ़ेंगे तो सेक्शन में बोला भी गया है, सेक्शन नंबर 8 में, कि आपको डिमांड नोटिस भेजना होगा, उसके बाद ही वो लोग आईबीसी में जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना डिमांड नोटिस वगैरह भेज दिया एमईपीएल के ऊपर। अब अगला पैराग्राफ हमें ये बताता है कि एनटीपीएल जो कंपनी थी जिसके साथ वो काम कर रहे थे, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने क्या किया, जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने क्या किया, आईबीसी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी के पास। अब जब एनसीएलटी के पास उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आईबीसी के लिए, तो और उन्होंने आईआरपी का भी नाम दे दिया, जो हमारा जो वरदराज, मिस्टर वरदराज का नाम दिया गया कि उसे आईआरपी बनाया जाए। ठीक है, किसने फाइल करी एप्लीकेशन, एनटीपीएल ने फाइल करी, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। किसके पास फाइल करी, एनसीएलटी के पास फाइल करी और नाम भी दिया आईआरबी का, मिस्टर वरदराज का। ठीक है, अल्टीमेटली एनसीएलटी ने क्या किया, पैराग्राफ नंबर 7 में ये बोला गया कि एनसीएलटी ने क्या किया, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जब हम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है एनसीएलटी तो वहाँ से मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मतलब। और इसी आईआरपी को, जिसका नाम जो था दिया गया था मिस्टर वरदराज को ही, एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है जी, इसके बाद अगला पैराग्राफ हमसे क्या बोलता है, अगला पैराग्राफ ये हमसे बोलता है कि आईआरपी जो मिस्टर वरदराज थे उन्होंने पूरा कंपनी का अफेयर संभाल लिया, सारे बैंक्स को इन्फॉर्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया और सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर इनके पास आ गई और वो अपने प्रॉपर तरीके से जो एक आईआरपी को काम करना होता है वो सारे काम करने लग गए। ठीक है जी, इसके बाद अगला पॉइंट हमसे बोलता है कि इन्होंने क्या किया, जब मिस्टर वरदराज को सारे के सारे क्लेम्स मिल गए, मतलब उन्होंने क्रेडिटर्स के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करी होगी और वहाँ पर क्लेम्स आ गए उनके पास। जब क्लेम्स मिल गए तो उन्होंने क्या किया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दी। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग हुई। जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग होती है तो उसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या आईआरपी को ही आरपी बनाना है या किसी और नए आरपी को अपॉइंट करना है। तो वहाँ पर ये अप्रूवल लिया गया, यहाँ पर ये बोला गया, मतलब ये अप्रूव किया गया कि इसी मिस्टर वरदराज को ही हम कंटिन्यू करते हैं एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, तो हम नए बंदे को नहीं लेके आए, मिस्टर वरदराज को ही उनको पसंद आ गए तो उन्होंने कहा कि चलो आप ही संभाल लो और आप ही जो है आरपी बन जाओ। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इसके बाद क्या हुआ, कहता है उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है किसके द्वारा, मिस्टर वरदराज के द्वारा तैयार किया गया। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक वो होता है जिसके बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान जो है बनाया जाता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बन गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया। जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को पसंद भी आया। जब स्टेक होल्डर्स को पसंद आ गया, सबको पसंद आ गया, तो वो रेजोल्यूशन प्लान ले जाके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को दिया गया। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को जब अप्रूवल के लिए लेके गए तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को वो पसंद आ गया और उन्होंने भी उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो ले जाके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बाद एनसीएलटी के पास लेके गए। अब एनसीएलटी ने भी क्या किया, उसको अप्रूव कर दिया। तो मतलब रेजोल्यूशन प्लान भी बन गया, रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट भी कर लिया गया, किसके द्वारा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा भी और आपके एनसीएलटी के द्वारा भी। और उसके बाद कंपनी एमईपीएल जो है उसके हिसाब से काम भी करने लगी और अगले 10 महीने में उसके रिजल्ट्स भी दिखने लग गए और उनकी अब औकात अच्छी खासी हो गई। अब वो पेमेंट करने भी लगे हैं जो भी उन्होंने पैसे वगैरह उधार ले रखे थे। तो यहाँ पर ये केस लॉ था, पूरा का पूरा आईबीसी से ही रिलेटेड था, कोई और चैप्टर हमें दिखा नहीं। और मैंने हर पैराग्राफ हमसे क्या क्या बोलता है उसको शॉर्ट में समराइज वे में और जो इंपॉर्टेंट बातें थी बेकार बातों को हटा के आपको बता दिया। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में क्या बोला गया, सबसे पहला पॉइंट, एज्यूमिंग दैट, एज्यूम करने के लिए बोल रहा है,
assuming that Mr. Varadraj suggested the merger of MEPL with some XYZ company under the resolution plan, will be your choice what will be your advice to Mr. Varadraj according to the provisions of the code? ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल सी बात हो गई, थर्ड आंसर है इसका, रेजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन एंड डीमर्जर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये एमसीक्यू ये पूछ रहा है क्या जब रेजोल्यूशन प्लान बनता है तो उसके अंदर ऐसा कुछ डाला जा सकता है कि हम किसी और कंपनी के साथ मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसा कर सकते हैं। जब आप आईबीसी पढ़ेंगे तो वहां बोला गया कि रेजोल्यूशन प्लान में हर वो चीज रिस्ट्रक्चरिंग की डाली जा सकती है जिससे कि कंपनी का भला हो। तो भले ही अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ के भी भला हो सकता है, मर्जर के साथ भी हो सकता है, एक्विजिशन के साथ भी हो सकता है, अमेलगमेशन की वजह से भी हो सकता है, हमें तो कंपनी को बचाना है जी, तो रेजोल्यूशन प्लान में ऐसा ऑफर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, मैं सारे ABCD नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ राइट आंसर आपको बता रहा हूँ और उसका रीजन आपको बता रहा हूँ जिससे कि टाइम हमारा बचे और आपका भी जो है जब आप खुद से पढ़ें, अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा एमसीक्यू है वो ये कहता है, इफ इन एनी केस द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बट इज ब्रीच बाय द MEPL देन व्हाट रेमेडी कैन बी अवेलेबल बाय द पर्सन हुज इंटरेस्ट आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि रेजोल्यूशन प्लान को फॉलो नहीं करा जा रहा है MEPL के द्वारा। MEPL क्या कर रहा है, वो रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव्ड हुआ है उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो लोग क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दिक्कत क्या होगी? कुछ नहीं, सीधा सीधा आप एप्लीकेशन फाइल करोगे NCLT के पास और लिक्विडेशन का ऑर्डर के लिए बोलोगे यार ये प्लान ही नहीं फॉलो कर रहा, इसका लिक्विडेशन करवाओ, हमें नहीं लग रहा ये कुछ जिंदा रहने के लायक है, ठीक है, इसको मार दो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसका थर्ड पॉइंट, एज्यूमिंग दैट इंस्टेड ऑफ मिस्टर वरदराज मिस्टर रंजीत इज अपॉइंटेड एज RP देन टिल व्हाट पीरियड मिस्टर वरदराज, मतलब क्या हुआ अगर वरदराज की जगह किसी और को, मिस्टर रंजीत को एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता कमेटी ऑफ क्रिएटर्स के द्वारा, तो क्या आपको क्या लगता है कि किसको अपॉइंट होना चाहिए था? मतलब कब तक वो रहेंगे, सॉरी, आपको क्या लगता है वो कब तक रहेंगे? तो सिंपल सी बात है, वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नया RP नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात IBC के दौरान हमने पढ़ी भी थी और समझी भी थी। इसके बाद अगला केस लॉ हमसे कहता है, एज्यूमिंग मिस्टर वरदराज एक्सेप्ट्स अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 20 lakhs as interim finance to meet the requirement and keep MEPL running as a going concern during CRP, choose the correct option of the following। तो इसके अंदर जो आंसर है बहुत सिंपल सी बात बोली गई है। फोर्थ का आंसर हमारा B है, मिस्टर वरदराज नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब जब सेक्शंस पढ़ते हैं तो उस सेक्शंस में IBC के दौरान हमें प्रोविजन ये बोलते हैं, जब भी बड़े बड़े काम किए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि इंटरिम फाइनेंस को रेज करना, ऑडिटर्स को चेंज करना, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना, आर्टिकल्स को चेंज करना, एक्सेट्रा, जब भी ऐसे बड़े बड़े काम किए जाएंगे तो जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उन्हें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जब 66% ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करेंगे तभी वो बड़े बड़े काम वो कर सकता है। इन केस अगर वो अप्रूवल नहीं लेता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की प्रायर अप्रूवल, तो जो भी उसने करा होगा, जो भी एक्टिविटी करी गई होगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, तो वो वॉइड मान ली जाएगी। तो यहां पर भी यही बोला गया, इंटरिम फाइनेंस रेज किया जा रहा है तो ये उन बड़े कामों में से एक है, तो यहां पर आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। फिफ्थ केस लॉ हमसे कहता है, NCLT बाय एन ऑर्डर इशूड अ मोरेटोरियम इन केस ऑफ MEPL, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द मोरेटोरियम अंडर द IBC। मतलब ये कह रहा है कि मोरेटोरियम जो सेक्शन नंबर 14 है हमारा IBC का, वो कब तक चालू रहता है। बच्चे को ये बात पता है कि हमारा जो मोरेटोरियम होता है वो तब तक चालू रहता है जब तक आपका प्लान, रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल नहीं हो जाता, भले ही उसका अप्रूवल हो या डिसअप्रूवल हो, मतलब डिसएग्रीड किया जाए या एग्रीड किया जाए, जब तक हमारा रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया जाता है या डिसअप्रूवल दिया जाता है किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तब तक हमारा मोरेटोरियम चल रहा होता है उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाइल इटसेल्फ अंडरगोइंग CIRP एंड कैन MEPL फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT टू इनिशिएट CIRP अगेंस्ट देयर डेटर्स इन द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर टू रियलाइज इट्स ओवरड्यू अमाउंट अंडर IBC। तो कहता है कि क्या अगर MEPL के ऊपर ही IBC चल रहा है तो क्या MEPL किसी के अगेंस्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? क्या MEPL को किसी ने अगर धोखा दे रखा है एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो फाइल कर सकता है? तो यस, वो कर सकता है। जब हमने सेक्शन नंबर 11 पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा भी था, क्लैरिफिकेशन में ICA ने मतलब क्लैरिफिकेशन में डाला गया है, एक्सप्लेनेशन में डाला गया ऑफ द सेक्शन नंबर 11 कि हाँ, वो किसी और के अगेंस्ट में भी, जिसके अगेंस्ट में खुद IBC चल रहा है, वो भी किसी और के अगेंस्ट में IBC चालू करवा सकता है अगर उसको धोखा मिला है तो आप सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, 3.28 पे आपको मिल जाएगा। तो ये आप 3.28 पे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर यही बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन का पहला पॉइंट आता है, रीड द 3 सिचुएशंस एंड गिवन बिलो एंड गिव द आंसर। MEPL sign a lease deed with Mr. X for the warehouse a year back. MEPL is in possession of such warehouse property since then, but now Mr. X terminated the lease and recovered his property. ठीक है जी। सेकंड पॉइंट कहता है, MEPL sold its property worth ₹10 crore to XYZ company so that it can repay its creditors. थर्ड पॉइंट कहता है, license of MEPL with some sector regulator suspended regarding which license fees is already paid by the MEPL in advance. अच्छा, ये तो 3
क्वेश्चंस हो गए। किस बेसिस पे पूछ रहा है? एनालाइज द लीगल वैलिडिटी ऑफ द एक्शंस अंडर द आईबीसी प्रिज्यूमिंग द एमईपीएल इज अंडर द मोरेटोरियम। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, मोरेटोरियम से पूछ रहा है, सेक्शन नंबर 14 से बात कर रहा है, और सेक्शन नंबर 14 जो है आपको पेज नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ 3.31 पे मिल जाएगा। अब इसके एक एक आंसर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि आंसर क्या होगा। देखो जब भी हम मोरेटोरियम पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी जो है कोई लीगल केस नहीं कर सकता, वो बंदा किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, सरफाइसी के जो प्रोविजंस है वो प्रिवेल नहीं करेंगे, एंड द लास्ट वन की उसको जो है किसी भी तरीके से कोई भी बंदा रिकवरी करने नहीं आ सकता प्रॉपर्टी वगैरह की। तो पहला क्वेश्चन तो यही डील कर रहा है कि लीज था और वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये जो होगा वैलिड नहीं होगा। तो आप जब सेक्शन नंबर 14 पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स है, उसको आप ओपन बुक है तो आप ऑब्वियसली वहां से चारों पॉइंट्स लिख देंगे और उससे आंसर लिख देंगे कि ये वैलिड नहीं है कि वो बेच सके, ठीक है, ये मतलब वो रिकवर करने आ सके जो लेसर है। दूसरा पॉइंट, ये सोल्ड कर रहा है एमईपीएल अपनी प्रॉपर्टी, ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता अंडर द मोरेटोरियम एज पर सेक्शन नंबर 14। लेकिन लाइसेंस के केस में हमारी एक एक्सप्लेनेशन डाली गई और ये अमेंडमेंट थी शायद से मई 20 की आई गेस, या उससे पहले की भी हो सकती है, मेरे को याद नहीं, लेकिन मई 20 की मेरे ख्याल से थी, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि अगर लाइसेंस वगैरह है तो वो उसका जो है सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन करके एक्सप्लेनेशन डाला गया था कि जो लाइसेंस वगैरह हैं वो चलते रहेंगे, वो मिल सकते हैं, वो चलते रहेंगे, उसमें कोई सस्पेंशन नहीं होगा अंडर द मोरेटोरियम। तो आप जब सेक्शन नंबर 14 पढ़ेंगे एट पेज नंबर 3.31 तो उस पर आपको मिल जाएंगे इन तीनों के आंसर, और मैंने शॉर्ट में आपको एक बार बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आता है इसका, एनसीएलटी ने एडमिट की एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड द एनटीपीएल रिजल्टेंटली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी। एनसीएलटी बाय ऑर्डर डिक्लेयर्स अ मोरेटोरियम, ऑब्वियस ही बात है, जैसे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मोरेटोरियम स्टार्ट हो गया। आर देयर एनी एग्रीमेंट्स और द अरेंजमेंट्स दैट विच आर इन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मोरेटोरियम? बिल्कुल सी बात है, कहता है किन किन के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो नंबर 1 पॉइंट जिस पे नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा होगा, जिसको नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी ऑथराइज अथॉरिटी ने बोल रखा होगा कि भाई इन चीज़ों के ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा, तो उनके ऊपर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइसेंस वगैरह खरीदने गए, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि अगर कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह चाहिए या लाइसेंस वगैरह वो वैलिड ही रहेंगे, उस पर मोरेटोरियम अप्लाई नहीं करेगा। और आईसीए ने ना जब इसका आंसर दिया, मैं आपको बता दूं, तो आईसीए ने सिर्फ इतना ही लिखा कि आपका जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा होगा या अथॉरिटी ने नोटिफाई कर रखा होगा वो नहीं, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मतलब एग्जाम्स में लिख सकते हैं कि एक तो लाइसेंस वाली बात, और दूसरा गारंटर जो होते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं करता मोरेटोरियम, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये केस स्टडी खत्म होता है। इसके अलावा कि 2 केस स्टडी के लिए अलग से वीडियो मैंने डाल रहा हूँ, ठीक है, ये छोटी छोटी केस स्टडीज की वीडियोस में डाल रहा हूँ जिससे आप फटाफट से इसको रिवाइज कर पाएं, क्योंकि एक केस स्टडी अगर मैं डालूंगा तो वो 1 आवर की हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों के मन पे ऐसा इंपैक्ट आता है कि लोगों की बहुत बड़ी है तो कौन सुने, आलस कर जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी छोटी 15-20 मिनट्स के ऐसे फटाफट से डाल रहा हूँ, ठीक है। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।